हम लोगों ने सिंथेसिस को कर लिया है, इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं रिलीज के ऊपर। सिंथेसिस को एक बार मैं दोबारा से हल्का से रिकैप मार रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था कि इंसुलिन में ये पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा, फिर ये पार्ट होगा। इन पार्टों को मैं अलग कर देता हूँ। ये जो होगा वो आपका सिग्नल सीक्वेंस है। सिग्नल सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि इस पार्ट को अलग करना है आपको। फिर हमने एक पार्ट ये किया था, ये आपका सी पार्ट था। ये जो सी पार्ट है इसको भी अलग करना है। जब तक ये पूरा मिला हुआ है तब तक हम इसको बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। नाम के आगे दो बार अगर प्री लग जाए इसका मतलब कि पहले का पार्ट है, मतलब अभी इंसुलिन क्रिएट नहीं हुआ है, इंसुलिन से पहले का और उससे पहले का। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जब आप ईआर में ये पहुंचेगा, डीएनए के 11th जो क्रोमोसोम्स होता है वो उसके लिए जिम्मेदार है इसको अलग करने के लिए। वहाँ से ये बनती है अपने पास में, ये सिंथेसिस होती है प्री प्रो इंसुलिन 11th क्रोमोसोम से। और उसके बाद में जब ये बनती है तो ये पहुँचती है ईआर में। ईआर में पहुँचती है प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये वाला पार्ट करता है और उसको काटने के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है वो है एंडोपेप्टिडेज। जब एंडोपेप्टिडेज ने इसको काट दिया, इस एंजाइम ने एंडोपेप्टिडेज जब ये एंजाइम जो काट देती है तो ये से कट गया, तो अब क्या बचा अपने पास में प्रो इंसुलिन। ये कटने के बाद में ये बन गया प्रो इंसुलिन। ये पहुंच गया आपकी कहाँ पर, गोल्गी अपार्टस में। जब ये गोल्गी अपार्टस में पहुंचती है उसके बाद फिर एक बार दोबारा काम करती है यही सेम एंजाइम एंडोपेप्टिडेज और ये से काट देती है यहाँ से। यानी कि इसका जो सी पार्ट है, एक्चुअली सी पार्ट क्या है उसका, वो सी पेप्टाइड है। जब उसे काट देती है तो आपका बन जाता है इंसुलिन। और इंसुलिन के बीच में ये मत भूलना कि जो उसका ए पार्ट है और जो उसका बी पार्ट है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो जो कि बनी, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारे पास इंसुलिन बची है, ए और बी, सी हट चुका है, ये बन चुका है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस टाइम पर वो वेसिकल में जमा हो रही है तो उस वक्त पर उस वेसिकल में तीन चीज़ हो जाएंगी। गोल्गी अपार्टस की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये गोल्गी अपार्टस है आपका। इस गोल्गी अपार्टस के अंदर आपके पास में जो एंजाइम जो वेसिकल में आई थी वो तीन चीज़ आ चुकी हैं। अगर आप देखें तो तीन चीज़ में क्या क्या चीज़ आ गई है। एक, ये जो चीज़ थी आपकी, ये पूरा पार्ट जो था इसके साथ में ये मिला हुआ था, ये तो हट चुका है, मतलब सिग्नल सीक्वेंस हट चुका है। प्रो इंसुलिन आपके पास में है। प्रो इंसुलिन में भी एक पार्ट ऐसा भी तो है जो कि सी पार्ट है। जो सी पार्ट था वो भी है आपका, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है डाइसल्फाइड की। अब यहाँ पर एंडोपेप्टाइड जब काम कर चुकी है तो आपका ये पोर्शन भी हट गया। ये पोर्शन हटने का मतलब ये रहा, अब ये क्या बची, ये बची सिर्फ इंसुलिन। जब ये इंसुलिन बची है लेकिन जो टूटा हुआ हिस्सा है यानी कि सी पेप्टाइड वही तो है, तो यहाँ पर बचा सी पेप्टाइड प्लस इंसुलिन। और ऐसी जो एंजाइम जो अलग हुई नहीं है, ऐसी जो इंसुलिन है प्रो इंसुलिन जो टूटी नहीं, जिस पर एंडोपेप्टाइड काम नहीं कर पाई, वो भी तो बची। तो एक ये वाला एंजाइम बच गया। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें तीन पार्ट बच गए। एक बच गया आपका, ये दोनों जो कंबाइंड ग्रुप है ये बन गया आपका प्रो इंसुलिन। ये बच गया ऐसा आपका सी पेप्टाइड, और ये वाला जो हिस्सा बच गया वो बच गया आपका इंसुलिन। ये तीनों पार्ट आपके उस वेसिकल में पहुंच चुके हैं जो कि रिलीज के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये सेल फटेगी यानी कि एक्सोसाइटोसिस होगा तो ये तीनों चीज़ें निकलेंगी। इसका रोल भी है, सी पेप्टाइड का क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये तीनों चीज़ें उस वेसिकल के अंदर हैं, उस जो गुफा है, जो कैविटी है उसके अंदर है ये थी। अब बात करते हैं रिलीज होती कैसे है। रिलीज करने के लिए जो चीज़ जिम्मेदार है ना वह है ग्लूकोज। इंसुलिन का मेन काम ये है कि वो ग्लूकोज को मेंटेन करती है, बढ़ रहा है घट रहा है। अब हम लोग एक बात लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारी एक सेल है,
इस सेल के अंदर एक जहाँ से ग्लूकोज पार्ट अंदर घुसता है उसे हम लोग ग्लूट बोलते हैं शॉर्ट में, ग्लूट। इसका मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये वो चैनल है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज अंदर आएगा। ग्लूकोज अगर अंदर आएगा तो फिर ग्लूकोज जहाँ घुस गया, ग्लूकोज घुस गया तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, मतलब ग्लूकोज टूटा भी की, क्योंकि उसका काम है एनर्जी देना। और अगर वो एनर्जी देगा तो वो देगा एटीपी फॉर्म में। ये हमारी करेंसी है, बॉडी की करेंसी है जो हम लोग यूज़ करते हैं एटीपी फॉर्म में। ऐसा होते ही दो काम हो जाएंगे। पहला काम जो होगा ना वो काम हो जाएगा कि जो यहाँ पे पोटेशियम चैनल बना हुआ था हमारा, आपको ये भी बात पता है कि पोटेशियम हमारा आईसीएफ का मेन फ्लूइड है, मेन आयन है, यानी अंदर होता है पोटेशियम और बाहर होते हैं सोडियम होता है ज़्यादा, क्लोराइड होता है और कैल्शियम भी बाहर से इफ्लक्स करता है, इनफ्लक्स करेगा, अंदर क्यों रहेगा, और पोटेशियम यहाँ से बाहर जाएगा। अब बात ये आती है, अगर ये चैनल बंद हो जाए तो पोटेशियम का जाना बंद हो जाएगा और वही काम करवाता है ये एटीपी। एटीपी क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। अगर इस चैनल को ब्लॉक कर दिया तो जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अगर पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं बात पहुंचता हूं वहां पर कि अगर जब डीपोलेशन होता है, यूँ गया, ये स्टेज आ गया आपकी डीपोलेशन की। जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल था वो आपका -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा, ये चार्ज बढ़ेगा, ये पहुँच गया -50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब इस केस में उसको मिलता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब एकदम से उसका पॉजिटिव की ओर बढ़ने का मूड बन गया। अब क्या सीन बनता है, यहाँ पर आगे चलकर कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब कैल्शियम का चैनल ओपन हो गया और कैल्शियम अंदर घुसना शुरू करेगा। अगर आपको ध्यान है इस बात का कि नर्व का जो इम्पल्सन होता है या जनरेशन होता है या कंडक्शन होता है, वो डिपेंड कर रहा था। कंडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर को निकालने के लिए जो मेन आयन जिम्मेदार है वो था कैल्शियम। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर आके इस जगह पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, और जब वो यहाँ से इंडेक्शन पहुँच रहा है उस टाइम पर कैल्शियम आयन का फ्लो हो जाता है और कैल्शियम आयन को इनको धक्का देगा, ये पहुँचेगा यहाँ पर बोले तो बिल्कुल मेम्ब्रेन के एंड तक, और वहाँ पे हो जाएंगे फ्यूज। अब यही काम यहाँ पे हुआ है गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में मैं एक बार आपको बता देता हूँ गोल्गी बॉडी में कैसे पहुँचा ये गोल्गी बॉडी थी। तो इस गोल्गी बॉडी के एंड में एक वेसिकल बन गया। इस वेसिकल के अंदर 3 चीज़ें हैं, मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। 3 चीज़ें क्या क्या हैं, एक आपका इंसुलिन है, एक आपका सी पेप्टाइड है जो तब बना था जब वो टूट गया था, और एक आपका वो है जो टूटा ही नहीं था, यानी कि प्रो इंसुलिन है। ये तीनों चीज़ इसके अंदर है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आएगा, जिसने यहाँ पे धक्का दिया, ये दोनों मिल जाएंगे, इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद फिर लास्ट में होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि इसके अंदर में जो तीनों भी चीज़ें थी, इंसुलिन था, सी पेप्टाइड थी और प्रो इंसुलिन था, वो तीनों चीज़ बाहर निकलेंगी और इस तरह से इनका हो जाएगा रिलीज। ये हो गया हमारा काम रिलीज करने का। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूँ, इनका रेगुलेशन कैसे करना है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो उसको मेंटेन करती है। नंबर 1 है इसका मेंटेन करने में जो पहले काम आएगा, हम लोग एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। एसएनएस का मतलब होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अल्फा 2 रिसेप्टर और एक होता है बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर में दोनों में CAMP है। CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप सिर्फ इतना सा बात समझ लीजिए कि अगर CAMP को कम करोगे तो इंसुलिन भी कम होगा, CAMP को बढ़ाओगे तो इंसुलिन की रिलीज भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर बात आती है, जब 2 ही रिसेप्टर काम कर रहे हैं, एक अल्फा 2 है
और एक बीटा 2 है, तो दोनों ही तो काम उल्टा कर रहे हैं, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? एक्चुअल में होता ये है कि जो अल्फ़ा 2 है वो हमारी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है बजाय कि बीटा 2 के। तो उससे क्या होगा कि जो मेन इफेक्ट शो करेगा वो करेगा इनहिबिशन का, मतलब वो इंसुलिन के रिलीज होने को रोकेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। अब आप एक बार वैसे हम लोग करते हैं डिस्कस कि जब अगर अल्फ़ा 2 के रिसेप्टर में इंसुलिन का कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये हुआ कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो वही रहेगा मेंटेन, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। लेकिन आप समझते हो कि जब फियर है, फाइट है, फ्लाइट है, उस टाइम पे आपके ब्लड को ग्लूकोज की लेवल की ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर इंसुलिन काम करने लग गया तो इंसुलिन उस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर। इसलिए ये अच्छी बात है कि उस टाइम पर CMP इनहिबिट कर देता है इंसुलिन को। अब बात करते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं, और उस टाइम पे आपको अपना ब्लड का ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे इंसुलिन की रिलीज बढ़ जाएगी। वैसे भी अगर देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट तो हैं। ये अगर उसको इंसुलिन को कम कर रहा है तो ये बढ़ाएगा, इसने बढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 3 चीज़ें हैं अगर बॉडी के अंदर FFA, AA या कीटोन बॉडीज। FFA का मतलब है फ्री फैटी एसिड, AA का मतलब है अमीनो एसिड्स, और कीटोन बॉडीज का मतलब है कीटोन की बॉडीज। ये तीनों ही वो सोर्स हैं जो ग्लूकोज के अलावा कहीं और से अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो आप इस बात को चाहते हो कि ये सब चीज़ें नहीं टूटे हैं। फ्री फैटी एसिड का फ्री फैटी एसिड अगर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो लिपिड है ना वो टूट रहा है। आपका जो मसल्स के अंदर जो आपने लिपिड जमा कर रखा है वो टूट रहा है, जो आपका फैट है वो टूट रहा है। एमिनो एसिड का मतलब है सीधा कि आप प्रोटीन से एनर्जी ले रहे हो। सिमिलरली कीटोन बॉडी से टूट रही है तो और भी डेंजरस बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि उस टाइम पर आपका जो ग्लूकोज है ना, ये जो इकट्ठा हो चुका है इन तीनों की बॉडी की वजह से, टूटने की वजह से, और जो ग्लूकोज बन रहा है ये सभी सब ग्लूकोज बना रहे हैं। प्रोटीन से ग्लूकोज बनना है, लिपिड से ग्लूकोज बनना है, ये एक डेंजरस सिग्नल है। अब आपका इंसुलिन क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? आपका इंसुलिन चाहेगा कि ब्लड का ग्लूकोज नहीं बढ़े, इसलिए इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो अल्फा सेल से निकलता है, और हमें ये पता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों वाइस वर्सा है। मतलब इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अगर ग्लूकागोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो इंसुलिन को भी तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर दे और लेवल मेंटेन रहे। तो अगर ग्लूकागोन का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा। फिर आता है सोमाटेस्टेरोन। सोमाटेस्टेरोन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो एक यूनिवर्सल इनहिबिटर है, सबका दुश्मन है। वो सारे हार्मोन के अगेंस्ट में ही काम करता है, आप ये मान के चलिए। अगर वो सारे हार्मोन के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इंसुलिन के भी अगेंस्ट में काम करेगा, यानी कि वो इंसुलिन को भी इनहिबिट करेगा, तो वो इंसुलिन को रोकता है। ये और एक रेगुलेशन हो गया। और लास्ट पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फूड का। फूड का आपने कितना इंटेक किया है और आप क्या इंटेक किया है, आपने कितना ग्लूकोज खाया है, ये डिपेंड करेगा ही। फूड का अगर आपने ज़्यादा इंटेक किया है और ग्लूकोज लेवल आपका हाई है, तो उस केस में जो एक एंजाइम निकल के आती है, जो वो होता है वो है इंक्रेटिन। और इंक्रेटिन का अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है, इनफैक्ट ये कोई पार्टिकुलर एक एंजाइम का नाम है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं इंक्रेटिन। अगर ये निकल गया तो आपको इंसुलिन का लेवल को, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। ये हमने किया है रिलीज, और ये सेकंड पार्ट में जो किया है वो हमने किया है उसका रेगुलेशन। अब मैं आपको लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस जो इंसुलिन जो बन गई है उसका डिग्रेडेशन कैसा, वो 2 मिनट का टॉपिक है। थैंक यू सो मच।